गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आपको पता है कि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है, यह यूपीएसआई और लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर है वह चल रहे हैं, जिसमें हमने जो कल का टॉपिक पढ़ा था वह हिंदी था। हिंदी के हमारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर कल के पेपर में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो या किसी भी टॉपिक में, जैसे कि मैंने आपको ग्रामर बताया था, कुछ श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, इस तरीके से समानार्थी शब्दों, अगर इनमें कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ अगर आप कोई टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। चरण कमल बिंदो रघुराई में अलंकार है, ऐसा पूछा गया। ऑप्शन है आपके पास श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर रूपकाती अतिशोक्ति अलंकार। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। चरण कमल बिंदो रघुराई, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत तुलना हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपमा अलंकार। अब देखो, उपमा अलंकार क्या होता है यह मैं आपको बताती हूँ। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान, एक कोई व्यक्ति है उसकी दूसरे व्यक्ति के समान, या फिर बोल लो वस्तु के समान, या किसी दूसरी चीज़ के अनुसार उसकी समान तुलना की जाए, या कहा जाए कि गुण धर्म हुए, स्वरूप के आधार पर तुलना करी जाए, या समानता बताई जाए, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग समानता बताई जाए कि हाँ तुम उसके जैसे हो, या इस तरीके की चीज़ें आती है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, चरण कमल बिंदो रघुराई, यानी कि जो रघुराई के जो चरण है वह किसके समान है? कमल के समान है, ऐसा कह रहे। तो कमल जो रघुराई के चरण हैं उनकी तुलना किससे हो रही है? कमल के समान हो रही है ना। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल है इसी का ही, कि राधा के चरण जो गुलाब है उसके क्या है? समान मेल खाते हैं। एक यह भी हो गया। तो आपको याद रखना है कि तुलना की जाए तो उसके अंतर्गत उपमा अलंकार आएगा। अब मैंने आपको कल बताया था श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे। कितने अर्थ देता है? दो अर्थ दे। दो अर्थ दे। जैसे क्या एग्जाम्पल बताया था? पट। पट को हम वस्त्र भी बोलते हैं, किवाड़ भी बोलते हैं, याद है? इस तरीके से मैंने आपको रूपक अलंकार का बताया था कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे? जब दो वस्तुओं की इतनी समानता हो जिसमें कि उसका अंतर मुश्किल हो जाए, उसको समझना, समानता करना कि उसका अंतर मुश्किल हो जाए, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अब रूपक अतिशयोक्ति क्या होगा? आपसे कहे रूपक अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। अब बड़ा चढ़ाकर कैसे बोला जाएगा? एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गए, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी और लंका भी सारी जल गई, और जो निशाचर थे, जो वहाँ पे वानर वगैरह जितने भी वो थे, क्या बोल सकते हैं, राक्षस वगैरह, सब भाग गए। तो इसमें बड़ा चढ़ा के बोला है ना कि जो हुआ ही नहीं है उस चीज़ का, हो एक्चुअल में हुआ तो था कि आग लगी थी, परंतु यहाँ क्या बोल रहे हैं? हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, मतलब कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी। तो ये तो सिर्फ डिंगे फेंकने वाली बात है। ठीक है, क्लियर है चारों ऑप्शन? अब देखो, चरण कमल बिंदु रघुराई में क्या बताओगे आप? उपमा अलंकार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन लोक के मथुरा न्यायी का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास, तीनों लोकों में मथुरा न होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, या फिर बहुत सुंदर मथुरा का होना। ऑप्शन को देखना और क्वेश्चन को देखना कि क्या बोल रहा है। देखो, तीनों लोक में मथुरा न्यारी, मतलब कि तीनों लोगों से क्या है? मथुरा जो है सबसे प्यारी है। अब देखो, इसमें ऐसा होगा कि तीनों लोगों में मथुरा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? सबसे निराला, सबसे निराला बोल सकते हैं क्या हम? बताओ, सबसे निराला बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। मथुरा का बखान तीनों लोगों में है, तीनों लोगों में है। बहुत सुंदर मथुरा का होना। अब यहाँ क्या बोल रहा है? सबसे न्यारी। न्यारी का मतलब क्या होता है? सबसे सुंदर, ऐसा बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? तीनों लोगों में से मथुरा क्या है? सबसे सुंदर है या सबसे न्यारी है। तो आपका सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, राधा, सीता, सत्यभामा या फिर द्रौपदी। मिथिलेश की कुमारी किसको कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि मिथिलेश की राजकुमारी कौन थी। कौन थी मिथिलेश की राजकुमारी? फटाफट बताइए। हाँ, सीता। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखो क्वेश्चन, देखो खड़ी बोली का पूछा है उन्होंने,
ठीक है, प्रथम महाकाव्य नहीं पूछा है, उन्होंने कहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर नीरजा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखो प्रिय प्रवास क्या है, तो प्रिय प्रवास जो है वह एक विरह काव्य है। कौन सा काव्य? विरह काव्य है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी भिन्न है, मतलब कृष्ण काव्य तो है परंतु फिर भी भिन्न है। भिन्न क्यों है? जो हरिओत जी थे उन्होंने क्या कहा कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष के भांति अंकित किया है। आपको सभी जानते हैं कृष्ण जी एक ब्रह्म समाज के थे या भगवान जिन्हें कहा जाता है, परंतु उन्होंने ऐसा ना दर्शाते हुए उन्होंने क्या दर्शाया है, एक महापुरुष दर्शाया है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि आधुनिक युग में इससे जो लोग हैं वो सहमत हो सके। देखा होगा पहले के ज़माने में लोग भगवान को ही सब कुछ मानते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा मतलब है परंतु बहुत कम भी होते जा रहा है इस तरीके से। तो उन्होंने क्या करा कि आधुनिक लोग सहमत हो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, इसे एक भिन्न परंपरा का काव्य कृष्ण काव्य माना है। तो आपको क्या बताना है कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास है। उसके बाद कामायनी क्या है, तो कामायनी हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। आपसे कहे कि कामायनी क्या है, तो कामायनी हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद इसमें ही देखेंगे, यह एक आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य कहा जाता है। क्या? कामायनी। इसके बाद देखेंगे साकेत। तो साकेत क्या है, तो जो साकेत है यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। कृति का मतलब होता है रचना, तो जो रचना किसकी है साकेत, तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रकवि जिन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है राष्ट्रकवि, तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, जिनकी एक अमर कृति है। अब इस कृति के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है, तो इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की जो पत्नी है जिनका क्या नाम है, उर्मिला, उनके विरह का वर्णन किया गया है। इस तरह आपको चारों ऑप्शन क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन है आपके पास अन्यथा, अतएव, परिमामर्थ या फिर अस्तु। क्या होगा? अन्यथा होगा क्या, अतएव होगा क्या, परिमाणत होगा क्या या फिर अस्तु होगा? आप सभी को पता है अतः का मतलब अथवा होता है, यानी कि अतएव होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन, अन्यथा का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना वरना, और तरह, और कुछ, इस तरीके से जो है उसे अन्यथा बोलते हैं। उसके बाद अतएव का आपको पता है। उसके बाद परिणामत का क्या होता है, एक फैसला लेना, निश्चय लेना या निर्णय लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन आपके पास कर्ता, संप्रादन, अपादन या फिर अधिकरण। क्या होगा इसका सही जवाब? वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें होगा अपादान। अब अपादान का क्या मतलब होता है? जो अपादान होता है इसमें क्या होता है, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु को किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना का बोध हो। एक कोई चीज़ है उसका क्या होगा, एक वस्तु से या फिर व्यक्ति या वस्तु की तुलना का बोध हो। ठीक है, जैसे कि किसी घृणा, लज्जा, भय या सीखने या भाव हो जाए, इस तरीके की अगर चीज़ें आती है, भाव या अभिव्यक्ति, उन चीज़ों में क्या आ जाएगा, अपादान होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। झड़ते का मतलब सारे सूख गए हैं, तो एक भाव है यह, तो क्या हुआ इसमें, सूख गए हैं। तो आपको बताओगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। विचार के इक प्रत्यय लगाने से बनता है नया शब्द। क्या बनेगा? विचार में अगर इक प्रत्यय लगाया जाए तो क्या शब्द बनेगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वैचारिक बनेगा, विचारिक, वैचारिक या फिर वैचारिक। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? अब देखो प्रत्यय किसको बोलते हैं, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है। जो प्रत्यय है वह शब्द के पीछे की ओर लगता है। ठीक है, एक शब्द है कोई, उसके पीछे लगेगा। और अगर आपसे कहे उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे की ओर लगता है। यह बात आपको नॉर्मल भाषा में याद रखनी है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे और जो शब्द के पीछे, और उपसर्ग क्या होगा? शब्द के आगे। अब क्या बोल रहा है, विचार में इक का प्रत्यय से बनता है। इसमें से वैचारिक कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। या फिर मेरी एक भाई और 5 बहनें। देखो मेरी एक भाई तो होगा नहीं, गलत।
मेरी 5 बहनें और एक भाई है। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 18वें का होगा सी। अब सी कैसे होगा, आपको याद तो 1 2 3 4 हमसे छोटे शुरू होती है ना शुरुआत। सबसे पहले क्या आएगा, मेरा एक भाई है और 5 बहनें हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित कोष में कौन सा वाचक है, ऐसा पूछा गया। जातिवाचक है क्या, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अब देखो इसमें क्या आपने भाव बता रहा है, वो तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब भाववाचक किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या फिर कहे दशा, इसमें दशा ही बता रहे हैं ना, बुढ़ापे की दशा बता रहे हैं कि दशा है ना, तो इसी चीज़ के तो दशा या व्यापार का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके भाववाचक। उसके बाद जातिवाचक किसे कहते हैं, तो जातिवाचक वो होते हैं जिस शब्द से किसी प्राणी की, वस्तु या समस्त जाति का बोध हो। अब समस्त जाति का बोध कैसे, आपने कोई फूल देख लिया तो आपको उसको देखने से बता दोगे ना कि हाँ फूल है, या फिर कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। या आप किसी घोड़े को देख लेते हो तो आप बताओगे कि नहीं ये तो हाथी है, ऐसा नहीं है ना, उसको देखते से पता चला कि हाँ ये यह चीज़ है, तो उसे जातिवाचक कहते हैं कहेंगे। उसके बाद व्यक्तिवाचक, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। कोई लड़का है उसका जो नाम है, अगर उसके नाम से आप अगर उसे जानते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, यानी कि यह उसका खुद का बायोडाटा है उस तरीके। समूहवाचक किसे कहते हैं, समूह का बोध होना, जैसे कि कोई भीड़ हो, कोई मेला हो या कोई सभा या कक्षा। इसमें हमेशा भीड़ होती, कक्षा देखो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक समूह रहता है, मेले में बहुत सारे लोग रहते हैं, या आपकी कोई मीटिंग होती है उसके अंतर्गत, तो वह क्या होंगे, समूहवाचक। तो आपका क्या है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि इसकी दशा उत्पन्न हो रही है, तो क्या होगा, भाववाचक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, मोरनी, मछली की तरह गोल आंखें वाली, यमुना नदी या फिर पूनम की चांदनी। क्या होगा इसका सही जवाब, मीनाक्षी का अर्थ। अब देखो मीनाक्षी किसे कहा गया है, तो मैं आपको बता दूं, मीनाक्षी जो शब्द है ये मछली की तरह गोल आंखों वाली को कहा गया है। अगर आपसे पूछे, अधिकतर ऐसा ही होता है कि एक मछली होती है, उसकी गोल आंखें, उस मछली का नाम मीनाक्षी होता है, तो उसकी गोल आंखें होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, तो एक मछली है उसकी तरह गोल आंखें वाली होती है, उसे क्या कहा जाता है, मीनाक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास आपत्ति, निर्धनता, आफत या फिर विपत्ति। संपन्न का मतलब आपको पता है क्या होता है, पूरी तरह संपन्न होना है ना, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ से बहुत इजी है, विलोम शब्द है, विपरीत शब्द, यानी कि चलिए आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।